हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने ट्वेल्थ का बैच स्टार्ट कर दिया है और ट्वेल्थ के बैच में हम आपको पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री विषय में हम स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 1, जो था ठोस अवस्था। इस ठोस अवस्था में हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी दे चुके हैं और ये चौथा लेक्चर होगा। तीसरे लेक्चर की बात करें, जो अंतिम लेक्चर था हम लोग का, उसमें हम आपको बताए थे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर बात करें क्रिस्टलीय ठोस का, तो हमने क्रिस्टलीय ठोस को कुल 4 भागों में बांटा था। क्रिस्टलीय ठोस को हमने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया था? 4 भागों में। इसका जो वर्गीकरण है, हमने कितने भागों में किया था इसका वर्गीकरण? 4 भागों में। कौन कौन था, ध्यान दीजिएगा। पहला जो इसका वर्गीकरण था वो था आणविक ठोस। कौन सा ठोस? आणविक ठोस। आणविक ठोस। दूसरा था आणविक हो गया आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, सही है। तीसरा था धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और चौथा था सहसंयोजी। सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। या नेटवर्क ठोस। तो आप देख चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण हमने कितने भागों में किया है? 4 भागों में। और इस भाग का आधार क्या माने थे हम लोग? इस इस क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण का भाग आधार हम लोग मांगे थे क्या? आणविक आकर्षण बल, यानी कणों के बीच जो लगने वाला बल है, उसके आधार पर हमने क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। पहला था आणविक, दूसरा था आयनिक, तीसरा था धात्विक और चौथा क्या था? सहसंयोजीय नेटवर्क ठोस। अब देखिए, जो तीसरा लेक्चर था उसमें हमने आणविक ठोस के बारे में पढ़ा रहे थे। आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस को भी हमने बांटा था कितने भागों में? 3 भागों में। इसका भी वर्गीकरण कितने भागों में किया था? 3 भागों में। कौन कौन? इसमें पहला था आणविक में अध्रुवीय, अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस। दूसरा था ध्रुवीय ठोस। ध्रुवीय ठोस। और तीसरा था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आणविक ठोस। हाइड्रोजन आणविक ठोस। यानी जो आणविक ठोस है, इसको भी कितने भागों में बांटे थे हम लोग? 3 भागों में। कौन कौन? अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन ठोस। तीसरे लेक्चर में हमने आणविक ठोस के बारे में बात कर रहे थे और आणविक ठोस में हमने अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के कारण आवाज नहीं जा रहा था, जिसमें क्लियर आवाज की बात करें तो अध्रुवीय में आवाज सही था। तो स्टार्ट करते हैं आज वहीं से क्लास। किससे? ध्रुवीय ठोस से। उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोजन ठोस, उसके बाद आएंगे आयनिक ठोस पर, फिर धात्विक और सहसंयोजीय नेटवर्क ठोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, यहां से स्टार्ट करेंगे ध्रुवीय ठोस से। देखिए, अगर बात करें ध्रुवीय ठोस की, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। देखिए, इस शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें ध्रुव होंगे, यानी पोल होंगे। क्या होंगे? इसमें पोल होगा।
जो भी शब्द दिया है उसमें क्लियर कर दिया है कि ये क्या होगा, ध्रुवीय होगा। यानी जो भी ये ठोस बनेगा, इस ठोस में कौन से कार्य करेंगे, ध्रुव का कार्य करेंगे। ध्रुव मतलब इसमें चार्ज होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें एग्जाम्पल इसका, तो एग्जाम्पल लेते हैं किसका, HCl का। किसका लेते हैं, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब देखिए आपको बताए थे अगले लेक्चर में कि ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन, यहाँ हाइड्रोजन है और क्या है, क्लोरीन है। दो तत्व आपस में जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने के लिए बताए थे कंडीशन क्या होता है, ये तभी जुड़ता है जब इन दोनों के बीच अष्टक पूरा हो जाता है। तो बात करें अष्टक की, तो ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है, हाइड्रोजन और हीलियम ये चाहता है कि मेरे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जो बाह्यतम वाला कक्षा होता है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। बाकी जितने भी है सब चाहते हैं कि मेरे बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम क्या बन जाएंगे, अस्थाई बन जाएंगे। हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में भी चाहते हैं कि शादी विवाह बच्चे हो जाए, तो क्या हो जाएंगे, हम अस्थाई हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये भी चाहता है कि यदि मेरे बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कौन कौन चाहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके बाद जितने भी तत्व हैं सब चाहते हैं कितने हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो हम क्या बन जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में कैसे अस्थाई होते हैं। तो बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। उसी प्रकार से बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अब हाइड्रोजन का यदि हम वर्गीकरण करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1। यदि हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और क्या होगा 7। यानी पहले वाले कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2। दूसरे वाले में अधिकतम 8, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में कितने जाते हैं, अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ एक था तो हमने सिर्फ एक ही रख दिया है। दूसरे वाले में कितना था, क्लोरीन वाले में 17 इलेक्ट्रॉन थे। 17 इलेक्ट्रॉन को हमने बांटा है 2, 8 और 7 में, क्योंकि पहले वाले में 2 होता है, दूसरे वाले में अधिकतम 8, तीसरे वाले में 18 अधिकतम, चौथे वाले में 32, निम्नतम 1 तक हो सकता है। चलिए तो अब देखिए, यदि इसको पूरा करना है कितना, अष्टक हाइड्रोजन को, तो इसके बाहर वाले कक्षा में 1 है, लेकिन इसका अष्टक पूरा कब होगा, जब इसके बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अभी, किसको, हाइड्रोजन को। उसी प्रकार से देखें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ये पहला कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा, ये तीसरा कक्षा। बाहर वाला कक्षा कौन हो गया, अंतिम वाला कक्षा यानी तीसरा कक्षा। और तीसरे वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चाहेगा कि हम अस्थाई हो जाएं। तो अस्थाई होगा तो इसको भी कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए इन दोनों का कंडीशन है, इन दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, एक बंध बना लिए हैं। तो बंध बनाए हैं तो कंडीशन लगा होगा कि दोनों का अस्थायित्व पूरा हुआ होगा। तो देखिए कैसे पूरा होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो इसका हाइड्रोजन का हम बनाते हैं लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक का मतलब होता है जो भी तत्व है उसका प्रतीक लिखिए और उस पर जितने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको रख दीजिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हमने 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया है। अब बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। हम 7 को लिख देते हैं, और ये जब भी लिखेंगे हम पेयर में लिखेंगे, जोड़े में। लेकिन यहाँ 1 बच गया है, गिनिए 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। और हाइड्रोजन के बाहर वाले कक्षा में कितने थे, 1, और इसके बाहर वाले कक्षा में कितने थे, 7। अब यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने हैं, 7। हाइड्रोजन चाहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हाइड्रोजन चाहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तभी तो मेरे पास कितने होंगे, 8 होंगे। उसी प्रकार से क्लोरीन भी चाहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कंडीशन यहाँ 2 चीजें लग सकती हैं, या तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, क्लोरीन को। तो मान लीजिए कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्या हाइड्रोजन के पास कुछ बचेंगे, क्या नहीं बच पाएगा, क्योंकि यहाँ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका तो अस्थायित्व तो पूरा हो जाए, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आके बैठ गए, इसका तो अस्थायित्व तो पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन क्या इसका अस्थायित्व तो पूरा हुआ, क्या नहीं, इसके पास कुछ बच ही नहीं गए हैं।
और जब दोनों के बीच कंपैरिजन होता है तभी एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं लोग। समझ आ गया? आप भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कुछ बेनिफिट होता है तभी करते हैं, अन्यथा किसी के बीच संबंध नहीं बनता है। तो अब देखिए यहाँ तो ये फॉलो नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, क्या ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा क्या? ये भी नहीं देगा, क्योंकि इसके पास 7 थे, एक दे देगा तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ये दोनों कंडीशन नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं कौन सा कंडीशन लगेगा। देखिए अब यहाँ कंडीशन ये हो सकते हैं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन वाला और हाइड्रोजन वाला, एक दूसरे के साथ साझेदारी कर लेंगे। साझेदारी का मतलब होता है पार्टनरशिप कर लेंगे। मतलब आप कुछ समय के लिए ले लीजिए, पूरी तरह से नहीं, जब आपका काम है तब आप ले लीजिए, जब मेरा काम होगा तो आप वापस कर दीजिएगा। तो यही करता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेता है? साझेदारी कर लेता है। तो साझेदारी कर लिया। आप देखिए तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया तो ये बनाया क्या? हाइड्रोजन के साथ सिंगल बाउंड में कौन जुड़ गया? क्लोरीन, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये है और ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन का है, ये किसका है? क्लोरीन का है। अब आपको दिख रहा है कि इन दोनों के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई और ये आपस में जुड़ गए। तो देखते हैं कि क्या स्थायित्व पूरा हो गया क्या इन दोनों का। तो चलिए चेक करते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले से? एक, और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इससे साझेदारी कर लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यह स्थायित्व मिल गया इसका। क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 थे, यहाँ 2, 2 4, 2 6 और एक 7, और इसके साथ एक सॉरी इसके साथ एक क्या कर लिया है? बंध बना लिया। नहीं, इसके पास भी कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी दोनों का स्थायित्व मिल गया, और अस्थायित्व मिल गया तो ये जुड़ गए सिंगल बंध से। समझ आ गया? ये जुड़ गए किस बंध से? सिंगल बाउंड से। अब देखिए कल वाला भी कंडीशन इसी प्रकार का था, यानी अगले वीडियो में जो अध्रुवीय बताए थे उसमें भी सह संयोजन बंध ही बन रहा था, यानी साझेदारी के पश्चात बंध बन रहा था। लेकिन उसमें हो क्या रहा था? उसमें समान दोनों तत्व थे। उसमें कैसा तत्व थे? समान तत्व थे। जैसे हम समान तत्वों की बात करें तो एग्जाम्पल में आप देखिए, यदि हम क्लोरीन 2 लिखे, Cl2 लिखे, तो यहाँ क्लोरीन 2 है, ये Cl2 हो गया, इसका भी परमाणु क्रमांक 17, इसका भी परमाणु क्रमांक 17। अगर बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसका क्या होगा? 2, 8 और 7, और इसका क्या होगा? 2, 8 और 7। इसको भी बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, इसका भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये जुड़ते हैं कैसे? ये जुड़ते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिएगा। सही है? इसका भी 7, इसका भी 7, ये साझेदारी कर लेते हैं दोनों, तो इसका भी 8 हो जाता है और इसका भी कितना हो जाता है? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये भी बन जाता है सहसंयोजी। लेकिन ये अध्रुवीय है। अध्रुवीय कहने का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं लगता है जब बाउंड बनता है, लेकिन यहाँ बाउंड बन रहा है तो चार्ज लगेगा। यहाँ क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है। 17 प्रोटॉन है, और इसके भी नाभिक में कितने प्रोटॉन है? 17 प्रोटॉन है। आप प्रोटॉन छोड़ दीजिए, मान लीजिए लोग हैं, इसके पास कितने लोग हैं? 17। इसके पास भी कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। तो क्या इन दोनों में कोई इधर उधर जा सकता है क्या? कहने का मतलब ये है कि आप भी इधर से 17 लोग जो बल लगा रहे हैं और इधर से भी 17 लोग बल लगा रहे हैं, और दोनों लोग का बल क्या है? समान है। तो क्या वस्तु कहीं जा सकती है क्या? नहीं जा सकती है। और यदि नहीं जा सकती है तो किसी का बल ज्यादा और किसी का बल कम नहीं माना जाएगा। समझ आ गया? जब बल ज्यादा और कम नहीं माना जाएगा उस स्थिति में इसे बोलते हैं अध्रुवीय, मतलब चार्ज नहीं है। किसी पर बल है तो उस पर चार्ज लग जाता है, तो उस समय वो हो जाता है ध्रुवीय। लेकिन इस समय ये क्या है? अध्रुवीय, क्योंकि समान संख्या में दोनों प्रकार से लोग हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसके नाभिक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन होते हैं जब उदासीन हो। तो देखिए यहाँ इसके पास कितने प्रोटॉन है? इस हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? इस पे नाभिक में 1 प्रोटॉन है। कितने? 1 प्रोटॉन है। और वहीं बात करें क्लोरीन का, तो क्लोरीन के नाभिक में कितने प्रोटॉन है? क्लोरीन के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17 है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा शक्तिशाली होगा। हाइड्रोजन ज्यादा शक्तिशाली होगा या क्लोरीन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा? सबसे शक्तिशाली कौन होगा? 17 होगा। ये अलग बात है कि ये दोनों आपस में साझेदारी करके जुड़े हुए हैं। समझ आ गया? लेकिन साझेदारी के बाद भी क्या होने लगती है? थोड़ी चीजें बदलने लगती है। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने में हो क्या रहा है? आप भी 10 रुपये लगा रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, एक गरीब है और क्या है? एक धनी है। दोनों व्यक्ति 10-10 रुपये लगाकर क्या किए हैं? एक बिजनेस स्टार्ट किए हैं। बिजनेस सही से चल रहा है, लेकिन जो धनी व्यक्ति है उसके माइंड में
ऐसी बात आएगी कि जो गरीब वाला है उसका भी थोड़ा क्या कर ले, अपने और धन आकर्षित कर ले। समझ आ गया, क्योंकि उसके पास पावर भी ज्यादा है, वो ले भी सकता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी कंडीशन होता है, इसके पास लोग ज्यादा हैं और इसके पास लोग क्या है, कम है। इसके पास प्रोटॉन कम है, इसके पास कितने प्रोटॉन ज्यादा हैं। तो ये तो एक एक साझेदारी करके जुड़ गया है। लेकिन ये जो क्लोरीन है ना, इसके माइंड में एक बात आती है कि क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा अपने और आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मजबूत है, इसके पास पावर है, ये कर सकता है। तो ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन ये साझेदारी हुआ है, ये बंद बना हुआ है, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसके साइड यहाँ आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बीच में होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि दोनों का बंद है, लेकिन ये थोड़ा किसके साइड खिसक जाता है, ये थोड़ा क्लोरीन के साइड आ जाता है। और क्लोरीन का साइड इसलिए आता है क्योंकि क्लोरीन का नाभिक क्या होता है, मजबूत होता है, थोड़ा अपने और आकर्षित कर लेता है। तो यदि क्लोरीन आकर्षित कर लिया, तो जो अपने और आकर्षित करता है, लेता है इलेक्ट्रॉन को, उस पे लगता है माइनस चार्ज। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं लिया है, थोड़ी सी लिया है, तो इस पे लगेगा डेल्टा माइनस चार्ज। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ कौन सा चार्ज लगेगा, यहाँ लगेगा डेल्टा माइनस चार्ज। किस पे, क्लोरीन पे डेल्टा माइनस चार्ज लग गया। और थोड़ी सी कौन दे दिया है, हाइड्रोजन की ओर से चला गया है, तो इस पे जो देता है उस पे प्लस लगता है, तो इधर लग जाएगा प्लस डेल्टा चार्ज। समझ आ गया। यानी ये दोनों तो सहसंयोजी बंध से जुड़ गए हैं, लेकिन इसका नाभिक मजबूत था, तो थोड़ा अपने और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लिया, इसीलिए इस पे लग गया माइनस डेल्टा चार्ज। जो लेता है अपने और उस पर माइनस लगता है, और इस पे लग गया डेल्टा प्लस चार्ज, क्योंकि ये थोड़ी सी अपने ओर से दे दिया है। तो ये दोनों देख रहे हैं बंध में जुड़ तो रहा है, लेकिन इस पे चार्ज लग जा रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं कौन सा, ध्रुवीय आणविक ठोस। समझ आ गया। और ये था अध्रुवीय। क्लोरीन वाला एग्जांपल बताए थे, अध्रुवीय वाला। देखिए यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, तो क्या इसके इलेक्ट्रॉन कहीं जाएंगे, क्या नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों का बल बराबर है, किसी और ये आकर्षित नहीं हो सकता है। दोनों लोग, मान लीजिए दोनों लोग अमीर ही हैं, दोनों के पास सेम पावर है, तो क्या कहीं इधर उधर पैसा जा सकता है, क्या नहीं जा सकता है। समझ आ गया। लेकिन जो अमीर है उस थोड़ा अपने और गरीब से क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। तो वही नियम यहाँ भी लगता है। समझ आ गया। तो ये हो गया किसका, ध्रुवीय का। और ये एग्जाम्पल कल लिए थे, ये किसका एग्जाम्पल था, ये था अध्रुवीय का। सही है। चलिए, तो इसका कोई काम नहीं है, हमको काम था किसका, ध्रुवीय का। अध्रुवीय कल का टॉपिक था, उसको बता दिए हम। अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। हमारे बच्चे समझदार है सर, स्क्रीनशॉट ऐसे भी ले लेते हैं। ये सब लोग पढ़ने वाले हैं ना, जो जुड़े हुए हमसे, प्रोग्रेस में अभी ये लोग। चलिए, तो हमने देख लिया कौन कौन, अध्रुवीय और ध्रुवीय। आशा करते हैं समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, बस देख लीजिए, इस पे चार्ज लग गया है, जिस पे चार्ज लग गया वो किस में आ जाएगा, ध्रुवीय में। जिस पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ वो किस में आएगा, अध्रुवीय में। तो इसमें दोनों पे चार्ज लग गया, इसलिए क्या हो गया, ये ध्रुवीय हो गया। जिस पे चार्ज नहीं था, चार्ज कब नहीं लगेगा, जब समान व्यक्ति हो, कोई लेन देन नहीं कर सकता है, कोई बेईमानी नहीं कर सकता है। समझ आ गया। उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, जो बेईमानी करेगा उस पर क्या चार्ज लग जाएगा, माइनस, यानी जो लेगा। चलिए, ये हो गया। आगे देखते हैं, इस पे जो तीसरा था, यानी आणविक ठोस का जो तीसरा भाग था, वो क्या था, वो था हाइड्रोजन ठोस। हाइड्रोजन आणविक ठोस, हाइड्रोजन आणविक ठोस, हाइड्रोजन आणविक ठोस, हाइड्रोजन आणविक ठोस। चलिए देखते हैं हाइड्रोजन आणविक ठोस के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो भी चीजें टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पर शब्द पे ध्यान दीजिए कि शब्द कहना क्या चाह रहा है। जो शब्द कह रहा है उसी पे पढ़। जैसे हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या, ठोस अवस्था टॉपिक ही है, तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, सिर्फ ठोस के ही बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शब्द में ही बता दिया कि आपको किसके बारे में पढ़ना है, ठोस के बारे में पढ़ना है। उसी प्रकार से इसमें बोला कि हाइड्रोजन आणविक ठोस, यानी जो भी ठोस बनेगा उसमें योगदान किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा ही होगा। समझ आ गया। यानी जो भी हम ठोस बनाएंगे उसका, उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो देखिए कैसे बनता है, जब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कौन कौन, हाइड्रोजन उसमें मुख्य होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए,
और हाइड्रोजन के साथ साथ क्या जुड़ना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए या नाइट्रोजन, इनमें से कोई हो सकता है, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो क्या नाइट्रोजन। जब इस प्रकार से कोई बंध बनता है और ठोस का निर्माण होता है, उसी ठोस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आणविक ठोस। सही है, तो चलिए उसी को लिख लेते हैं। लिखिएगा, जब जब हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन F, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़कर किसी ठोस का निर्माण करे ठोस का निर्माण करे तो इस प्रकार के ठोस को ठोस को हाइड्रोजन आणविक ठोस कहा जाता है। हाइड्रोजन आणविक ठोस कहा जाता है। आणविक ठोस कहा जाता है। सही है, सिंपल सा शब्द है। जब हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जुड़ जाए तो इस प्रकार से जो ठोस बनेंगे उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं H2O को। कौन ले सकते हैं, H2O। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर लिख रहे हैं जल H2O और बोल रहे हैं कि ये ठोस है। जी बिल्कुल, हम लिख रहे हैं जल लेकिन ये क्या है, ठोस है, क्योंकि जल को यदि हम तापमान कम कर दे तो किसमें रूपांतरित हो जाता है, वो बर्फ में, और बर्फ बन जाता है कौन सा, ठोस। और कल ही के वीडियो में बताए थे कि कोई भी पदार्थ की अवस्था हो उस अवस्था पर हम ताप और दाब लगाकर किसी भी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। जैसे द्रव को ठोस में, ठोस को द्रव में, गैस को ठोस में, ठोस को गैस में, या इस प्रकार से कोई भी अवस्था उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये द्रव है, इसका तापमान कम कर देंगे, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। और अभी बताएं कि जब हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ता है, या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन, जब ये जोड़कर बंध बनाकर कोई ठोस का निर्माण करते हैं तो उसी प्रकार के ठोस को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन आणविक ठोस। अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, यानी ये भी जो है H2O, ये भी किसका उदाहरण है, ये भी हाइड्रोजन आणविक ठोस का ही उदाहरण है। कौन, H2O, ये भी किसका उदाहरण है, हाइड्रोजन आणविक ठोस का। अगर आगे ले तो आप लिख सकते हैं H2O हो गया, आप लिख सकते हैं NH3 अमोनिया। NH3 यहाँ भी दिख रहा है, नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ। और पहले ही लिखा गया है कि हाइड्रोजन के साथ कौन को जुड़ना चाहिए, हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन है, इसके साथ साथ कौन जुड़ना चाहिए, इसके साथ या तो जुड़ सकता है फ्लोरीन या तो जुड़ सकता है कौन, ऑक्सीजन। सही है, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन, या कौन जुड़ सकता है, या नाइट्रोजन, या कौन, नाइट्रोजन। तो इस प्रकार के निर्मित ठोस को ही हम लोग कौन सा ठोस बोलते हैं, इस प्रकार के निर्मित ठोस को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आणविक ठोस। इस प्रकार के निर्मित ठोस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आणविक ठोस। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, यानी भी हाइड्रोजन ठोस है। देखिए हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन, तो ये भी क्या है, ये भी एग्जाम्पल है किसका, ये भी एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आणविक ठोस का। आगे देखें तो आप लिख सकते हैं, आगे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं HF। इसमें भी दिख रहा है कि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन, यानी ये भी जो है ना, ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी हाइड्रोजन आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। समझ आ गया, बस कुछ नहीं है, सिंपल ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन के साथ होना चाहिए या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन
या नाइट्रोजन। या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ता है, फोन। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा था, इसमें 3 लोग जुड़े थे, कौन कौन, एक था F, एक था O और क्या था N। यानी हाइड्रोजन के साथ जुड़े थे फन या फोन, आप कुछ भी बोल सकते हैं जैसी आपकी सुविधा हो। हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा है, फन या फोन। तो ये किस प्रकार के ठोस है, ये है हाइड्रोजन आणविक ठोस का एग्जाम्पल। तो ये सिंपल था, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए तो देखते हैं अगला। अब देखिए क्या क्या पढ़ना था हमको। क्रिस्टलीय में देख रहे थे क्या क्या, क्रिस्टलीय का वर्गीकरण किए थे आणविक ठोस में, आयनिक ठोस में, धात्विक ठोस में और सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में। अब बताए थे आणविक ठोस का भी 3 प्रकार है, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। तो आणविक ठोस का हम तीनों प्रकार पढ़ चुके, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। तो अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे आयनिक ठोस। क्या पढ़ेंगे, आयनिक ठोस। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, धात्विक ठोस। उसके बाद पढ़ेंगे सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सही है, चलिए देखते हैं। चलिए तो आगे हेडिंग दीजिए आयनिक ठोस। कौन सा ठोस, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। अब पढ़ते हैं किसके बारे में, आयनिक ठोस के बारे में। चलिए अब देखिए आयनिक शब्द, बार बार बोलते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको शब्द समझिए, वो शब्द में बोलना क्या चाह रहा है। तो यहाँ शब्द में ही है आयनिक। आयन का मतलब ही होता है चार्ज, या ध्रुव का मतलब होता है चार्ज। तो यहाँ दिया आयनिक, यानी जो भी चीजें पढ़ेंगे सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे आयन के बारे में। यानी जो भी चीजें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे वो सब टॉपिक में आएगा कौन, आयन। आयन तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लेन देन होगा। बताए थे ना, आयन चार्ज कब चढ़ता है, जब कोई भी चीज एक लेता है या एक देता है, तभी तो आयन चढ़ेगा। या मान लीजिए आप कर्ज ले रहे हैं तो आप पे कर्ज चढ़ गया ना, कोई चीजें आप दूसरे से ले रहे हैं तो आप पे कर्ज चढ़ गया। चढ़ता है कब, जब आप लिए हैं, देंगे तो आप क्या होंगे, प्रॉफिट में होंगे। तो उसी प्रकार से ये आयनिक ठोस से स्पष्ट हो गया कि इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल से सारी चीजें क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसीलिए हम सोचते हैं कि सबसे पहले आपको एग्जाम्पल समझाएं। देखिए यदि बात करें NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, ये भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका अष्टक पूरा हुआ होगा, क्योंकि अभी बताएं कि कोई भी तत्व है आपस में जुड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, तभी आपस में कोई जुड़ सकता है। तो यहाँ इसमें यही बेनिफिट होता है कि इसका बाह्यतम कक्षा में अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना होता है और बनना क्या होता है, अस्थाई बनना होता है, जैसे हम लोग चाहते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन कौन तत्व है। तो इसमें 4 नहीं, इसमें कितने हैं, 3। नहीं तो बच्चे एक भी गिन लेते हैं कि N है, एक A है, एक C है और L है। ऐसा नहीं है, इसमें एक सोडियम है Na और एक Cl है, क्लोरीन। सही है, तो चलिए देखते हैं। दोनों तत्वों को पहले अलग अलग लिख लेते हैं। एक है Na सोडियम और दूसरा क्या है, क्लोरीन Cl। अगर सोडियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 11, क्लोरीन की बात करें परमाणु क्रमांक 17। सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो होगा पहले वाले इलेक्ट्रॉन में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में क्या, 1। यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 1। उसी प्रकार से Cl का देखें तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे होता 2, 8 और 7। सही है, 2, 8 और 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8 और 1, और इसका क्या है 2, 8 और 7। हम 2, 8 और 1 क्यों लिखें, क्योंकि पहले वाले में पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में कितने हो सकता है अधिकतम 32। तो पहले वाले में हमने 2 दे दिया है, दूसरे वाले में कितना दिया है 8, तीसरे वाले में जो बच गया 8, 2, 10, एक बच गया 11, इसमें 10, 7, 17 हो गया। सही है, चलिए अब देखते हैं बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। सही है, तो ये सब अस्थायित्व कैसे प्राप्त करेगा, अभी बताया। अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसके पास 8 कैसे आएगा, जब किसी से 7 लेगा। इसके पास 8 कैसे आएगा, जब एक
लेगा। तो दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, दोनों संतुष्ट तब होंगे जब एक दूसरे से लेन देन करेंगे। साझेदारी वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, तो लेन देन कैसे हो सकता है? अब देखिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे? ये जो महाशय हैं इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो यह अस्थायित्व तो पूरा करेगा, और ये वाले जो महाशय हैं इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका अस्थायित्व तो पूरा हो जाएगा। और ये तो कन्फर्म है कि ये लेन देन ही करेंगे, साझेदारी नहीं होगा, क्योंकि साझेदारी होता है तब जब इसके बीच साझेदारी वाली कोई संख्या मिल जाती है। अब देखिए कैसे होगा, तो आप ध्यान दीजिए, ये एक लेगा ही तो इसका अस्थायित्व तो पूरा होगा, ये 7 लेगा ही तो इसका अस्थायित्व तो पूरा हो गया। और ये दोनों जुड़े हुए हैं, कोई बाहर से नहीं आने वाला है कि इसको 7 दे देगा, और कोई बाहर से नहीं आने वाला है कि इसको 1 दे देगा। ये दोनों आपस में ही लेन देन कर सकते हैं। तो आप खुद ध्यान दीजिए, आपके पास माइंड है, क्या आपको 7 रुपया ये देगा क्या? ये अपना ये 7 दे देगा क्या? इसके पास जो 7 है ये अपना 7 इसको देगा, इसको देगा क्या 7? अगर देगा तभी तो इसका अस्थायित्व तो पूरा होगा ना, लेकिन ये 7 नहीं देगा। इससे अच्छा ये होगा, बोलेगा कि ये तू 7 कहाँ है हमसे मांग रहा है, एक काम करना, तू भी हमको 1 दे देना, तू भी 8 हो जाएगा, मेरे वाले भाई में भी 8 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अगर ये 1 दे देगा तो इसके पास कितने बचेंगे? सिर्फ 2 और 8 बचेंगे, सही है ना? इसके पास है 2, 8 और 1 है। तो ये यदि इसको 1 दे देता है तो इसके पास तो 2, 8 और बच गए, 1 तो चला गया उसके पास। और ये यदि इससे 1 ले लेगा तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे? 2, 8 और 8 हो जाएंगे, क्योंकि पहले से 7 था, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, तो इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए, सही है? तो ये कंडीशन सही है। इसके पास हो गए 2, 8, 8, और इसके पास क्या हो गए? 2 और 8। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है N ने ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है, किसको? Cl को दिया है ना। तो जो देता है उस पर कौन सा चार्ज लगता है? प्लस, जो लेता है उस पर कौन सा चार्ज? माइनस। आप किसी से लीजिएगा तो आप पे कर्जा चढ़ जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे कर्जा चढ़ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे 1 प्लस चार्ज हो गए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं Na प्लस, प्लस यहाँ एक बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन देते तो लिखते 2 प्लस, सही है? और यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे Cl माइनस, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता था 2 माइनस लिखते, 3 इलेक्ट्रॉन लेता तो 3 माइनस लेते, लेकिन क्लोरीन सिर्फ 1 ही लेता है, सही है? चलिए तो ये दोनों, यहाँ मिल गया इसका Na प्लस, और यहाँ क्या मिल गया? Cl माइनस, और ये प्लस और माइनस करके एक बंध बना लिए हैं, कौन सा? NaCl। और इसी बंध को हम लोग बोलते हैं आयनिक बंध, और इस प्रकार से निर्मित ठोस को बोलते हैं आयनिक ठोस। कुछ नहीं था, आयनिक ठोस में लेन देन होगा, जब भी कभी लेन देन संख्या का होगा तो ये किस में आएगा? आयनिक ठोस में आएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, इस ठोस का एक दूसरा नाम भी है, इसे बोलते हैं पति पत्नी का बंध। पति पत्नी का बंध बोलते हैं, या पति पत्नी वाला ठोस भी बोल सकते हैं, क्योंकि पत्नी पत्नी 2 लिंग के होते हैं, सही हो गया ना? एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, उसी प्रकार से इसमें भी है, एक मेल और दूसरा क्या है? फीमेल, सही है? तो आयनिक ठोस को आप बोल सकते हैं याद रखने के लिए पति पत्नी का बंध, या पति पत्नी वाला क्या? ठोस, क्योंकि इसमें दोनों आएंगे, हमेशा आएंगे, तो एक प्लस आएगा, एक क्या आएगा? माइनस आएगा। शादी तभी होता है, पति पत्नी का मतलब क्या? शादी के बाद ही पति पत्नी बनते हैं ना, ऐसे थोड़ी पति पत्नी, ऐसे तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनते हैं। तो देखिए, यहाँ ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया? माइनस, यानी इन दोनों के बीच जो बंध बन गया, इसी बंध को बोलते हैं क्या? आयनिक बंध। क्लियर होना चाहिए, जिसमें भी आना चाहिए क्या? प्लस और माइनस आएगा, उस प्रकार से निर्मित ठोस को क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस या आयनिक बंध। बंध बन गया, बंध के बाद ही तो ठोस बनेगा ना। चलिए, तो डेफिनेशन अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? सिंपल तो है दोस्त, सिंपल है ना? क्या लिखेंगे? जब जब तत्वों के बीच जब तत्वों के बीच इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के पश्चात के आदान प्रदान मतलब लेन देन, आदान प्रदान के पश्चात जिस ठोस का निर्माण होता है, जिस ठोस का निर्माण होता है
निर्माण होता है, जिस ठोस का निर्माण होता है आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस कहलाता है। सही है। तो डेफिनेशन भी लिख दिए हैं, एग्जाम्पल भी लिए हैं, आपको सारी चीजें समझा भी दिए हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर भी दोस्त तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, तो घर पे आके बता देंगे। ठीक है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे की टॉपिक। हो गया, चलिए यहाँ जगह है क्या? हाँ है। चलिए इसका प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है। प्रॉपर्टी मतलब ये जो ठोस बनेंगे ये कुचालक होंगे या सुचालक होंगे। मतलब इस प्रकार से जो ठोस बन गया ये कुचालक हो गया सुचालक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप नमक को देखे होंगे, अगर नमक में से करंट प्रवाहित कीजिएगा, कितना भी तार सटाइएगा उसमें से विद्युत नहीं प्रवाहित होगा। लेकिन वही नमक को यदि पानी में घोल दीजिएगा तो उसमें से झटाझट विद्युत प्रवाहित होंगे। सही आ गया। तो याद रखिएगा, जो आयनिक ठोस होते हैं ये जब ठोस अवस्था में होते हैं तो इसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन यही जब पानी में घुल जाते हैं यानी द्रवित अवस्था में हो जाते हैं तो इसमें से झटाझट यानी जल्दी जल्दी क्या होते हैं, विद्युत प्रवाहित होते हैं, यानी अधिकांश भागों में विद्युत प्रवाहित होते हैं। झटाझट का मतलब हो गया भोजपुरिया। चलिए तो लिख देते हैं, ये क्या होते हैं, ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं, के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब इसमें से विद्युत विद्युत नहीं जाता है, प्रवाहित नहीं होता है। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन इसी ठोस को यदि हम पनिया में मिला देंगे तो इसमें से क्या प्रवाहित होने लगेगा, विद्युत। लिखिएगा, ये द्रवित अवस्था में, द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं। सही है। ये विद्युत सॉरी, ये जो द्रवित अवस्था में आते हैं तो क्या हो जाते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। आप जानते हैं ना, बहुत सारे लोग, हम लोग तो क्या करते थे ना अपने गांव देहात में, जब लाइट मतलब लाइट धीमा हो जाता था, कम जलता था ना, तो क्या करते, जो अर्थिंग वाला तार होता है उसमें जाकर नमक डाल देते थे। और वो करता क्या था, जब नमक जाता था ना पानी में तो टूट जाता था कितने भागों में, दो भागों में, Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस। और इसमें से देख रहे हैं माइनस किस पे लगा होता है, इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन झटाझट क्या होते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो क्या हो जाता था, लाइट ज़्यादा बढ़ने लगता था। समझ आ गया। आप भी लोग किए होंगे। हम लोग तो बनाते थे गोबर गैस, इसमें से नमक और गोबर डाल के क्या कर देते थे, तैयार कर देते थे बल्ब, ऑटोमेटिक जलता रहता था वो। समझ आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है धात्विक ठोस। देख लेते हैं कौन आगे होगा, धात्विक ही होगा। हाँ, आयनिक तो पढ़ चुके हैं, अब कौन पढ़ेंगे, धात्विक। उसके बाद पढ़ेंगे सहसंयोजीय नेटवर्क ठोस। हेडिंग दीजिए धात्विक ठोस। धात्विक, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। धात्विक ठोस, ये कितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, अगर नोट्स नहीं बना तो घर पे आके पीटेंगे, घर पे आके तोड़ेंगे, याद रखिएगा। इतना रात रात को जग के वीडियो बनाते हैं हम लोग आप लोग के लिए ना, कि आप लोग बड़े हो जाएंगे, जॉब और लग जाएगा, नौकरी लग जाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो बच्चे आएंगे हम लोग को सर को प्रणाम करने, आप लोग तो आएंगे नहीं। चलिए तो देखते हैं कौन सा, धात्विक ठोस के बारे में। अब देखिए इसमें भी शब्द से ही स्पष्ट है कि ये, इसमें जो भी ठोस बनेगा वो कैसा होगा, धातु होगा। समझ आ गया। इसमें जो भी ठोस बनेगा वो किससे बनेगा, धातु से बनेगा। धातु मतलब जिसको पीटने पटकने पर क्या आती है,
आवाजें आती हैं, लेकिन आपको भी पीटे पटकेंगे तो आवाज आएगा, वो ठोस नहीं बोल रहे हैं। पीटे पटकने पर धात्विक आवाज आनी चाहिए। जैसे मंदिर का घंटा, घंटी नहीं होता है, क्या होता है? घंटा। तो मंदिर का घंटा क्या होता है? धातु होता है, उसको पीटने पटकने पर क्या आता है? आवाजें आते हैं, वो भी क्या, कौन सी आवाज? धात्विक आवाज आती है। इसमें चमक होती है, जिसमें चमक होती है उसे क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। जिसमें आघात वर्धनीयता होता है, जिसमें तन्यता होता है, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है क्या? जिसको पीट कर पतला से पतला चादर बनाया जा सकता है। तन्यता का मतलब होता है जिससे खींच कर क्या कर दिया जाता है? लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे आप पहनते हैं ना, महिलाएं लोग पहनती है हार, क्या क्या पहनती है, मंगटिका, क्या क्या होता है हमको तो पता भी नहीं है, नथुनी, तो क्या तो क्या, तो वह सब किससे बनता है? धातु से बनता है, क्योंकि उससे पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। किसको? धातु को। तो चलिए पढ़ते हैं। धात्विक ठोस यानी इसमें जो भी प्रयोग होगा कौन सा होगा? धातु। जैसे हम बात करें तो Fe, आयरन भी क्या है? धातु है। Fe हो गया, Ag हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Ag हो जाएगा, Au होगा, सही है। Ag हो गया, Fe हो गया, Ai हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे आएंगे। जिंक हो गया, Zn, जिंक हो गया, कापर हो गया, बहुत सारे आ जाएंगे इसमें, सही है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब धातुओं के बनने के बाद, मतलब धातु के मिलने के बाद जिस ठोस का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? धात्विक ठोस बोलते हैं। लिख लीजिए। जब दो या दो जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर अधिक धातु आपस में मिलकर आपस में मिलकर आपस में मिलकर किसी ठोस का निर्माण करे, किसी ठोस का निर्माण करे। सर एक बार देख लीजिए, आवाज आ रहा है ना? किसी ठोस का निर्माण करे, का निर्माण करे तो इस प्रकार के ठोस को, तो इस प्रकार के इस प्रकार के ठोस को ठोस को धात्विक ठोस कहा जाता है। धात्विक ठोस कहा जाता है। धात्विक ठोस कहा जाता है, सही है। चलिए, यानी दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिला देंगे तो उस प्रकार से जो ठोस निर्माण होगा उसे ही बोलेंगे धात्विक ठोस बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ शब्द आ गया धात्विक। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं खुद कि यदि ये धातु है तो धातु में से विद्युत का प्रवाहित तो होगा ही होगा। समझ आ गया? जैसे आप चांदी या सोने में से तार सटाइएगा एक दूसरे से, क्या होगा? विद्युत प्रवाहित होगा, ये एक दूसरे से सिरे दूसरे सिरे पर विद्युत क्या होता है? प्रवाहित हो जाएगा। तो अगर प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ये विद्युत के क्या होंगे? पहला प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं, ये विद्युत के सुचालक होंगे। ये विद्युत के सुचालक होंगे। कैसा होंगे? सुचालक। सुचालक मतलब इसमें से विद्युत प्रवाहित होगा, सुचालक होते हैं। जो धातु होते हैं वो खुद ही विद्युत के सुचालक होते हैं, तो जो ठोस बनेगा वो भी तो क्या होगा? विद्युत के सुचालक होंगे। दूसरा, जब ये धातु है तो इसका गलनांक भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यह धातु का गलनांक कम होता है, गलनांक अधिक होता है, इसका गलनांक अधिक होता है, सही है। अब ये धातु है तो आघात वर्धनीय होगा। तीसरा लिख सकते हैं, ये आघात वर्धनीय होते हैं। ये आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिसको आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? आघात वर्धनीय का मतलब होता है जिसको खींचकर पतला से पतला सीट चादर बनाया जा सकता है, आघात वर्धनीय होते हैं। ये आघात वर्धनीय होते हैं और ये तन्य भी होते हैं। यहाँ लिख देते हैं चौथा पॉइंट, ये तन्य होते हैं। तन्य मतलब होता है इसको खींचकर पतला से पतला तार बनाया जा सकता है, ये तन्य होते हैं, होते हैं।
सही है। ये तन्य भी होते हैं, आघात वर्धनीय भी होते हैं, गलनांक अधिक होता है, ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, झटाझट इसमें से विद्युत प्रवाहित होता है। सही है। चेक करना होगा तो क्या कीजिएगा, जो महिलाएं पानी होती है ना, कानवाली, झुमका, नथिया, उस पे ले जाकर तार सटा दीजिएगा, पता चल जाएगा। चली जाएंगी ऊपर तो पता चल जाएगा कि हाँ उसमें से विद्युत जा रहा है। चलिए, ये समझ गए। ये तन्य होंगे, आघात वर्धनीय होंगे, विद्युत के सुचालक होंगे, और कुछ बच गया क्या? हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय कौन होते हैं, तो सबसे अधिक तन्य और आघात वर्धनीय होते हैं कौन? ये होते हैं सोना। सोना सबसे अधिक क्या होता है, तन्य होता है, सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है सोना। इसमें लिखे हैं, कौन सा होगा सोने का, एजी की ए यू? कौन सा होगा, सोना तो लिख ही दिए इसमें से, कौन सा होगा? ए यू। ए यू को क्या बोलते हैं, सोना। ये होते हैं सोना। ये क्या होगा, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं सबसे अधिक। सबसे अधिक तन्य और सबसे अधिक आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय, ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय और सबसे अधिक क्या होते हैं, तन्य होते हैं। कौन? एयू, सोना। एयू मतलब होता है सोना, एजी मतलब क्या होता है, चांदी। ये अगले वीडियो में बताए थे आपको, याद भूल जाते होंगे, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि एजी को सोना होता है कि एयू सोना होता है। तो याद रखिएगा, दोनों शब्द में ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, एक में जी है, एक में यू है। तो याद रखिएगा, जो एजी होता है वो क्या होता है, चांदी का होता है। ये क्या होता है, एजी चांदी का होता है, और एयू प्रतीक किसका होता है, सोना का होता है। अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो याद रख लीजिएगा कि एजी का ला दीजिए पायल, बजेरी तेरी पायल क्या हो गया मेरा जिया घायल, पता नहीं ऐसे होता है। तो याद रखिएगा, एजी का मतलब क्या होता है, चांदी, क्योंकि पायल हमेशा किसका होता है, चांदी। तो ऐसे याद रखिएगा, एजी काला दीजिए पायल। तो एजी किसका होता है, चांदी का, एयू किसका होता है, सोने का होता है। चलिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अब लास्ट जो बच गया सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस, उस पे बात करते हैं। हेडिंग दीजिए अगला, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। हेडिंग दीजिएगा आप लोग, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। सह संयोजी या नेटवर्क ठोस, इसको दोनों नाम से जाना जाता है, सहसंयोजी या नेटवर्क। सहसंयोजी या नेटवर्क, सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। चलिए, समझते हैं अब किसके बारे में, सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस। इसमें शब्द सही है, स्पष्ट है, बार बार हम बताते हैं शब्द, क्योंकि कोई भी चीज हो उसको आप पहचान लेते हैं उसके नाम से भी, उसके गांव से भी, उसके प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो इसका प्रॉपर्टीज है कि ये सहसंयोजी होगा, यानी सह मतलब होता है साथ साथ, यानी इसमें जो भी बंध बनेंगे वो क्या होंगे, साथ साथ वाले, यानी लेन देन वाला नहीं, साझेदारी वाला। समझ आ गया? जिसका एग्जाम्पल होता है, जैसे ग्रेफाइट देखे हुए हैं, हीरा देखे हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल होता है, ये सब होता है सहसंयोजी अथवा नेटवर्क ठोस का। सही है, तो चलिए लिख लेते हैं। जब जब किसी ठोस जब किसी ठोस के जब किसी ठोस का निर्माण जब किसी ठोस का निर्माण जब किसी ठोस का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के पश्चात साझेदारी साझेदारी के पश्चात के पश्चात के पश्चात होता है, तो इस प्रकार के ठोस को तो इस प्रकार के इस प्रकार के
ठोस को ठोस को सहसंयोजी ठोस सहसंयोजी सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहा जाता है, नेटवर्क या नेटवर्क नेटवर्क ठोस कहा जाता है, नेटवर्क ठोस कहा जाता है, कहा जाता है। सही है। तो जब किसी ठोस का निर्माण साझेदारी के पश्चात, किसकी साझेदारी, पैसा रुपया नहीं, जब भी केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें एक ही साझेदारी होती है, वो किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जब भी किसी ठोस में इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के पश्चात ठोस का निर्माण हो तो उस प्रकार के ठोस को बोलते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है हीरा, ग्रेफाइट। इसका एग्जाम्पल देखें तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल हीरा, हीरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट। इस प्रकार के जो भी आ जाएंगे कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, वो सब किसका एग्जाम्पल होते हैं, ये सब किसका एग्जाम्पल होते हैं, ये होते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस का। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसका प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं, ये होते हैं विद्युत के कुचालक, क्योंकि हीरे में से विद्युत का चालक नहीं होता है, ग्रेफाइट में होता है तब, ये भी एक खास कंडीशन होता है, उसको बताएंगे आगे कि ये कैसे होता है। तो इसका प्रॉपर्टीज अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इसमें से करंट प्रवाहित नहीं होगा, कुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं दोस्त। दूसरा लिखना चाहें तो इसका गलनांक जो होता है ना, इसका गलनांक क्या होगा, इसका गलनांक दोनों होता है, किसी खास स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है, लेकिन प्रॉपर्टी लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा इसका गलनांक निम्न होता है, इसका गलनांक निम्न होता है। सही है। चलिए, इसका गलनांक क्या होगा, निम्न होगा, और ये विद्युत के क्या होंगे, सुचालक होंगे। तो हम लोग क्या किसके बारे में देखे हैं, सहसंयोजी। शब्द से याद रखिएगा निम्न क्यों होगा, क्योंकि ये सहसंयोजी है। कोई भी चीज, सहसंयोजी का मतलब होता है क्या, साझेदारी। आप जब किसी के साथ साझेदारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, साझेदारी का मतलब होता है लेन देन करना आपस में, आप दे दिए तो वो देगा, तभी तो साझेदारी होगा। तो साझेदारी होता है दोस्तों के बीच, पति पत्नी के बीच साझेदारी नहीं होती है, समझ आ गया। तो ये साझेदारी होगा तो साझेदारी जल्दी टूट जाती है, दोस्ती क्या होती है, जल्द टूट जाती है। लेकिन जब आप रिश्ते में जुड़ जाते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में, तो आप तोड़ना चाहें तो टूट नहीं सकता है, समझ आ गया। तो याद रखिएगा ये सहसंयोजी इसलिए क्या हो जाता है, जल्द टूट जाता है, इसलिए इसका निम्न गलनांक होता है, समझ आ गया। निम्न होते हैं क्या, गलनांक, याद रखिएगा। ये साझेदारी के पश्चात बनता है, इसलिए इसका गलनांक क्या होता है, निम्न हो जाता है। लेकिन जिसका संबंध पति पत्नी का होता है वो साझेदारी क्या होता है, साझेदारी नहीं होता, उसमें लेन देन होता है, वो क्या होता है, मजबूत हो जाता है, समझ आ गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दिए हैं। पहले क्या देखे हैं देख लीजिए, आप लोग स्टार्ट किए थे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किए हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, पहला था आणविक, आयनिक, धात्विक और सहसंयोजी। ये 4 प्रकार किसके थे, ये थे क्रिस्टलीय ठोस का। फिर देखे थे जो आणविक ठोस है इसका भी कितना प्रकार है, 3 प्रकार है। कौन कौन, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन, सही है। अब फिर देखे थे किसके, आयनिक, फिर धात्विक, फिर सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। चलिए सारा चीज बता दिए। देखिए यहाँ देखे थे ध्रुवीय का, यहाँ देखिए हाइड्रोजन, अध्रुवीय पढ़ा दिए दूसरे लेक्चर में, तीसरे वाले लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन, आणविक ठोस, फिर आए हैं किसके बारे में, आयनिक बताए हैं। आयन मतलब पति पत्नी, ये संबंध क्या होता है, बहुत मजबूत होता है। ये धात्विक ठोस हो गया, एक सिंदूर की क्या बोलते हैं, बोलता है ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत है। आप इसमें जुड़ जाएंगे
प्लस और माइनस में तो कभी निकल नहीं सकते हैं। ये हो गया धात्विक, ये क्या होंगे, विद्युत के सुचालक होते हैं। ये हम देखें सहसंयोजीय नेटवर्क ठोस के बारे में। चलिए, तो इस वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जितने थे सब लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए, आप लोगों से एक बात करनी थी, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं दोस्त, ये तो गलत बात है ना। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, गलत काम करेंगे तो फिर तो दुखी होगा दिल ना। तो काम कीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, यार नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए ना, कमेंट भर दीजिए नहीं आ रहा है समझ तो। लेकिन समझ में आ रहा है, पढ़ रहे हैं, अच्छे लग रहा है, तो दोस्तों के पास शेयर करने में क्या जाता है। शेयर कर लेंगे तो उसका भी भला हो जाएगा, वो भी कुछ समझ लेगा, सीख लेगा। और यहाँ कोई पैसा थोड़ी ले रहे हैं, हम लोग फ्री में आपको पढ़ा रहे हैं। और इतना अच्छा कंटेंट आप यूट्यूब पर कहीं भी जाकर खोज लीजिएगा। यदि ऐसा कंटेंट आपको मिल गया तो आप कमेंट में कर दीजिएगा सर कि हाँ ये है, या लिंक सेंड कर दीजिएगा, हम देख लेंगे कि इतना अच्छा कंटेंट दिया है या नहीं दिया है। यूट्यूब पर कोई भी आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं दे सकता है, और न ही लेक्चर बाय लेक्चर आपको कहीं वीडियो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं नहीं मिल सकता। यूट्यूब की दुनिया में आप कहीं देख लीजिएगा, कोई भी आपको शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ाएगा। लेकिन हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक, यानी जितने भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 है सब चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी अच्छे से आप देख ही रहे। और ये जो चाहिए पीडीएफ इसका चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाइएगा, वहाँ आपको ये सारा मिल जाएगा। सही है, तो चलिए, बस आशा करते हैं आप लोग थोड़ा हेल्प करेंगे। हेल्प क्या करना है, पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, बस आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना है। लाइक तभी करिए जब पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है तो क्या करिए, छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। कमेंट लेकिन करिए कि हाँ सर सही लगा या खराब लगा, बुरा लगा, आपकी सब नहीं समझ में आ रही है। लेकिन हमारी सब तो सबको समझ में आती है, आप एक अनजान होंगे जो नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना प्यार बनाए रखें।